हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमीज एडु सेंटर एंड दिस इज सिमी है। आज हम फिजिक्स क्लास 10th के सीबीएसई में जो 2020 में जितने सारे क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे हम विथ फिगर विथ एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। हम इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए कॉइल इज द काउज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट। नेम द अंडरलाइंग फेनोमेना। ये कौन सा फेनोमेना है जिसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर चेंज होते हैं तो करंट भी चेंज होता है। तो इसलिए इस फेनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ये प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉन्केव मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है और सारे मिरर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। नेक्स्ट इज when an object is kept within the focus of a concave mirror। concave mirror में हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज इमेज बनेगा और बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। तो इस टाइप का इमेज को हम क्या कहते हैं? तो इस टाइप के इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, मिरर के बिहाइंड में जितने भी इमेज हमारे बनते हैं वो वर्चुअल बनते हैं और स्ट्रेट बनते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इज दिस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस हैवीली। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ही हैवीली इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बल्ब ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो बल्ब है, एक 100 वॉट का और एक 40 वॉट का, जिसे हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, द करंट थ्रू 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर। वॉट बल्ब में जो करंट है वो 1 एम्पियर है, तो 40 वॉट बल्ब में कितना करंट होगा? तो हम जानते हैं कि सीरीज में जो हमारा करंट है वो सेम होगा। ठीक है, तो 40 वॉट बल्ब के थ्रू भी जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का ही होगा, क्योंकि करंट जो होता है सीरीज में वो सेम होता है। नेक्स्ट 1 to 5 जो क्वेश्चन हमने पढ़ा वो 1 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कॉलाइडल पार्टिकल्स, स्टेट फॉर इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ए कॉलाइडल सोल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जो लाइट है वो स्कैटर कर जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, उसे ही हम टिंडल इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टिंडल इफेक्ट कोलाइडल पार्टिकल ही क्यों शो करता है। ठीक है, तो जो अगर हम लाइट को किसी ट्रू सोल्यूशन में पास करेंगे, इट मीन अगर मान लीजिए कि हम शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन है, उससे अगर हम लाइट पास कराते हैं, इस फिगर से आप समझिए कि अगर हम ट्रू सोल्यूशन में लाइट को पास कराते हैं तो हमें लाइट ऑब्जर्व नहीं कर दिखता नहीं है कि यहाँ से लाइट पास हो रहा है। बट अगर कोलॉइडल पार्टिकल से हम लाइट को पास कराते हैं, इट मीन्स कि अगर वाटर है उसमें हम कुछ मिल्क का ड्रॉपलेट्स डाल दें, अगर उस सोल्यूशन से हम लाइट को पास कराएंगे, इट मीन्स हम फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे वहां पे, तो हमें लाइट का डायरेक्शन दिख जाएगा, स्कैटर हो जाएगा लाइट। क्यों होगा? क्योंकि ये जो कोलाइडल पार्टिकल है इसका साइज मैटर करता है। ठीक है, साइज कोलाइडल पार्टिकल का 10 to power 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसके कारण जो है वो लाइट जो होता है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टेंसेस, इट मीन्स हमें एग्जाम्पल बताना है, 4 एग्जाम्पल बताना है टिंडल इफेक्ट का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जब किसी भी स्मॉल होल से कोई रूम में अगर स्मॉल होल के थ्रू सनलाइट एंटर कर रहा है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो हमें डस्ट पार्टिकल्स और ये सब ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, उससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि रूम जो इफेक्ट हो रहा है वो टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, मैंने सनलाइट पासेस थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस डेजर्ट, इस फिगर से समझिए कि अगर डेजर्ट में ट्रीज है हर तरफ और सनलाइट आ रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। विजिबल लाइट ऑफ हेडलाइट इन फॉग इज कॉज्ड बाय टिंडल इफेक्ट। किसी भी गाड़ी के हेडलाइट से जो लाइट निकल रहा है तो उसके कारण जो हमें विजिबिलिटी मिल रही है वो भी टिंडल इफेक्ट है। और ग्लास ऑफ मिल्क द लाइट इज स्कैटर्ड, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है फर्स्ट फिगर में।
नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास प्रिज्म एंड अ ग्लास स्लैब। ग्लास प्रिज्म और ग्लास स्लैब में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि ग्लास प्रिज्म और ग्लास स्लैब क्या क्या है। ग्लास प्रिज्म, ग्लास स्लैब क्या है, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट है जिसमें कि दोनों जो सरफेस है हमारा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है और दोनों सरफेस जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। बट ग्लास प्रिज्म क्या है, ग्लास प्रिज्म जो है उसमें दो जो है, ये देखिए ये और ये नीचे वाला और ऊपर वाला जो है ये ट्रायंगुलर सरफेस है, ठीक है। और इसमें ईस्ट साइड और ये दोनों सरफेस है वो रेक्टेंगुलर है, इंक्लाइड रेक्टेंगुलर साइड है, और एक जो नीचे का है वो रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है। इट मींस ग्लास स्लैब जो है वो हर साइड से रेक्टेंगुलर ही है, बट ग्लास प्रिज्म दो साइड से सिर्फ ट्रायंगुलर है और बाकी साइड से, बाकी तीन साइड से वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ग्लास स्लैब में क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे इट मीन्स जो भी लाइट यहाँ इंटर करेगा और जो यहाँ से निकलेगा उसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होगा वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगा, बट ग्लास प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आया वो जो निकला इमर्जेंट रे उससे पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ नैरो बीम ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड ए व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म। मोनोक्रोमेटिक लाइट आप समझ रहे होंगे, मोनोलाइट इट मीन्स जो जिसमें सिर्फ एक कलर हो, और व्हाइट लाइट इट मीन्स जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है विबग्योर का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नैरो बीम लाइट का मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम पास करेंगे ग्लास स्लैब से और ग्लास प्रिज्म से तब क्या होगा, और जब हम व्हाइट लाइट पास करेंगे ग्लास स्लैब से और ग्लास प्रिज्म से तब क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट है कि अगर हम नैरो बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हम पास करते हैं ग्लास प्रिज्म से, ग्लास स्लैब से, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब ग्लास स्लैब से पास होगा तो वो इट डिविएट्स फ्रॉम द एक्चुअल पाथ, जैसा कि है कि रिफ्रैक्शन किसी भी सरफेस में होगा तो वो डेविएट करता है एक्चुअल पाथ से। तो ग्लास स्लैब में जैसे हमने डिफरेंसेस में भी पढ़ा कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल होकर निकल जाएगा, ठीक है। बट ग्लास प्रिज्म में क्या होगा, वो भी एक्चुअल पाथ से डेविएट करेगा, बट जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट का। नेक्स्ट इज, अगर व्हाइट लाइट को पास किया जाए ग्लास स्लैब से और ग्लास प्रिज्म से तो क्या होगा, ग्लास स्लैब से और ग्लास प्रिज्म से हम जब व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो ग्लास स्लैब में स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट नहीं होगा, जो लाइट है वो निकल जाएगा बाहर और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा। बट ग्लास प्रिज्म में क्या होगा कि व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट कर जाएगा 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, और जो इंसिडेंट रे लाइट आया और जो इमर्जेंट रे 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में निकल रहे हैं वो दोनों जो है वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे। Next question is, draw a label diagram to show a reddish appearance of a sun at a sunrise or a sunset and a white appearance of a sun at noon when it is overhead. इसमें भी दो क्वेश्चन है कि सन हमें सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में रेडिश क्यों दिखता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाइट क्यों नजर आता है हमें एट नून में, दोपहर के टाइम में जब हमारा सन जो होता है वो ओवरहेड होता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि हमें सन, सबसे पहले कि हमें सनराइज और सनसेट के समय रेडिश क्यों दिखता है सन, ठीक है। तो सनराइज के टाइम क्या होता है कि ऑब्जर्वर है, सपोज कीजिए ऑब्जर्वर खड़ा है अर्थ में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, और सन है यहाँ पे, ठीक है, सन है, सन क्या है वो हॉरिजन के नीचे है, ठीक है, हॉरिजन के नीचे है, सनराइज नहीं किया है, ऊपर नहीं आया है सन, और सन को लाइट हम तक पहुंचने के लिए अर्थ का हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, तो इसके सन का लाइट को हम तक पहुंचने में डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। तो सन जो है इस टाइम हॉरिजन के टाइम में सबसे दूर होगा अर्थ से, ठीक है। तो सन के जो रेज है वो हम तक पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सनलाइट में हम जानते हैं कि बहुत सारा 7 कलर कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसे, ठीक है, विबग्यो, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जितने सारे कलर्स है वो पहले ही स्कैटर कर जाएंगे और सिर्फ रेड कलर ही हम तक पहुंचेगा और वही स्कैटर होगा। दैट इज व्हाई हमें रेड कलर दिखता है सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट, ठीक है।
एंड व्हेन द सन इज ओवरहेड, जब सन ओवरहेड होता है आफ्टरनून के टाइम में, तो सन जो है जस्ट अबव आवर हेड होता है, जस्ट अबव आवर हेड है, तो उसे बहुत लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि कम ट्रेवल करना हुआ, तो कम एयर से उसका इंटरेक्शन हुआ, कम एयर से इंटरेक्शन हुआ, तो स्कैटरिंग भी होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द जब सन राइज के टाइम में और सन सेट के टाइम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लू कलर स्कैटर कर जाता है और हमें ब्लू व्हाइट अपीयरेंस, ब्लू कलर स्कैटर कर जाता है और व्हाइट हमें दिख जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a VI ग्राफ ऑफ ए नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो। VI ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है कि ये VI ग्राफ है, ठीक है। V और I दोनों इस ग्राफ में प्लॉट किया गया है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ? इस ग्राफ से हम क्या समझते हैं? ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच ए ग्राफ। एक हम सर्किट डायग्राम हमें बनाना है इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। तो इस ग्राफ से में आप देखिए ये क्या है, ये V है इस साइड में और ये करंट है इस साइड में, ठीक है। और ये जो V और I का ग्राफ हमें दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स कि V जो इतना पे बढ़ेगा, करंट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू I है। इस ग्राफ से हमें तो यही नजर आ रहा है कि V जो है वो प्रोपोर्शनल टू I है, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। तो V ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R यहाँ से हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई। ये फिगर, ये ग्राफ से हम ये शो कर रहे हैं कि नाइक्रोम वायर जो दिया हुआ है वो जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट है, ठीक है। यही हमें दिखा रहा है। और इस सर्किट डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं कि ये रजिस्टर है जो कि नाइक्रोम वायर है, ठीक है। ये नाइक्रोम वायर है और ये नाइक्रोम वायर है, इसे बैटरी से हम कनेक्ट किए हैं। इसमें इट मीन्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे हैं और इससे करंट जो होगा वो फ्लो करेगा, ठीक है। और ये जो नाइक्रोम वायर है ये जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा। नेक्स्ट इज राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें लिखना है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है जब हम करंट किसी भी कंडक्टर में पास कराते हैं किसी भी सर्टेन टाइम के लिए, तो वो कंडक्टर क्या होगा, वो हीटअप हो जाता है। तो वो हीटअप होगा, वो कितना अमाउंट हीट होगा, वही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वही बताता है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। I मीन्स करंट, R मीन्स रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम पीरियड, ओके। एंड बी में हमें कहा गया है कि हीट जनरेट कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, जिसमें 96000 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इट मीन्स Q दिया हुआ है, चार्ज हमें दिया हुआ है 96 इन 2 घंटे में, वो टाइम 2 आवर्स है और पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 40 वोल्ट है, ठीक है। तो Q है दिया हुआ है, T दिया हुआ है और V दिया हुआ है। तो Q इज इक्वल टू IT से हम I निकाल सकते हैं, तो I हो जाएगा इतना हमारा, ठीक है। उसके बाद I हमें पता चल जाएगा तो हम H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाले फॉर्मूला से ये निकाल सकते हैं, तो इतना जूल हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो हमारा है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया 1 मार्क्स का क्वेश्चन किया और 3 मार्क्स का क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें रे डायग्राम बनाना है। पहला इमेज फॉर्मेशन हमें करना है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस में। फर्स्ट है कि ऑब्जेक्ट अगर हमें ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस में रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में जब रखते हैं हम इमेज ऑब्जेक्ट को, तो हम रूल्स हम जानते हैं कि किस रूल से हमें इमेज का फॉर्मेशन करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक लाइन को हम ले जाते हैं स्ट्रेट ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस से, उसके बाद उसे फोकस से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। फोकस से क्रॉस कराते हैं और एक लाइन जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाके वो स्ट्रेट निकल जाता है। तो दोनों लाइन जहाँ मिलता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे यही करेंगे। जब को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारा सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है। फर्स्ट इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से साइज जो है वो इसका ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें सारे केसेस में साइन बताने के लिए बोला गया है और वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन द अबव मेंशन्ड केसेस। तो मैग्नीफाई हो गया ये ऑब्जेक्ट, ये पहले जो भी इट मीन्स 2 सेंटीमीटर होगा ये, तो 4 या 5 या जितना भी सेंटीमीटर ये हमें मिलेगा, ठीक है। और साइन अबव द ऑब्जेक्ट, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है अगर ऑब्जेक्ट,
तो इमेज, तो फिर ये जो होगा वो पॉजिटिव बनेगा, अगर नीचे बनता तो वो नेगेटिव बनता, ठीक है। नेक्स्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के फ्रंट में जब इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, रूल्स जो है उसके हिसाब से हम हमेशा काम करेंगे कि हम प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे और उसे फिर डेविएट कर जाएगा ये, और एक लाइन जो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से वो स्ट्रेट निकल जाएगा, और दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगा वही हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज इस यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, इमेज यहाँ पे जो बन रहा है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, और साइन इसमें भी इमेज का साइन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट है कि एट द 2f ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, अगर 2f में ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो क्या कहाँ पे इमेज बनेगा, अगर 2f में मतलब फोकस में रखा गया है तो इमेज जो बनेगा वो 2f में ही बनेगा। इसके लिए भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन ले जाएंगे, पैरेलल ले जाएंगे जो कि फोकस से होके गुजरेगा, और दूसरा लाइन जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट होके गुजरेगा, और दोनों लाइन जहाँ मिलेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने देखा कि जो इमेज है हमारा वो 2f में ही बन रहा है बट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो इसके लिए भी ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा यहाँ पे वो इमेज की साइड और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों में सेम होगा, बट यहाँ पे इमेज जो है वो नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो ये जो साइन है वो नेगेटिव होगा इसमें, ठीक है। Next is an object 4 cm in size is placed 25 cm in front of the concave mirror of the focal length 15 cm. हमें इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, u दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में निकालने बोला गया है कि डिस्टेंस, इट मीन्स v निकालना है, मिरर v निकालना है हमें, तो हम मिरर फॉर्मूला लगा के 1/v + 1/u = 1/f से निकाल लेंगे, तो हमें v ये निकल जाएगा, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा, और u और f जो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये दोनों का जो साइन है वो नेगेटिव होगा, तो हमारा v का साइन भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा जब हम फॉर्मूला यूज करके पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू आ गया हमारा -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड करना हमें बोला गया है, तो हम फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि मैग्निफिकेशन h2/h1 होता है और -v/u भी होता है, तो इस फॉर्मूला में हम v, u और h1 को पुट करेंगे तो h2 इमेज का साइज हमारा 6 सेंटीमीटर आएगा। अब ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन। इस केस के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बनाना है, तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया ये, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और उसका दो यूज बताना है। जब भी हम किसी सॉफ्ट आयरन कोर में हम कॉपर वायर से उसके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर से इंसुलेटेड करते हैं, ठीक है, और उसमें हम बैटरी अप्लाई करके करंट पास करवाते हैं, तो वो जो सॉफ्ट आयरन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है। जब भी हम सॉफ्ट आयरन कोर में हम कॉपर वायर से उंड करते हैं, उसे इंसुलेटेड कॉपर वायर से उंड करते हैं और उसमें करंट पास करवाते हैं, तो वो जो आयरन का पीस है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, यही है सॉफ्ट आयरन। और इसका दो यूज बताना है, तो दो यूज है इसका इलेक्ट्रिक बल्ब में, यही इसी प्रिंसिपल से यूज हो, इलेक्ट्रिक बल्ब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और मोटर के जनरेटर जो है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम, लेवल डायग्राम बनाना है तो लेवल डायग्राम ये रहा, सॉफ्ट आयरन कोर, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है और हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, स्विच भी अप्लाई कर रहे हैं, जब स्विच क्लोज होगा तो फिर करंट पास होगा तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ही इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। हम उसे बहुत ही जल्द, वो मैग्नेटिज्म को बहुत जल्दी गेन कर लेता है और लूज भी कर लेता है, तो इसी रीजन से हम सॉफ्ट आयरन कोर को इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं।
Next is list the ways of increasing the strength of an electromagnet if the material of an electromagnet is fixed. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मटेरियल फिक्स है तो उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेंगे उसका, तो स्ट्रेंथ हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, पहले इट मीन्स मान लीजिए कि पहले 50 नंबर ऑफ टर्न्स था, तो हम उसे 100 200 नंबर ऑफ टर्न्स जितना इंक्रीज होगा उसमें फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा। और दूसरा है कि अगर हम करंट को ज़्यादा सप्लाई करें, ठीक है, तो फ्लो करंट अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा सीबीएसई 2020 का फिजिक्स का सारा क्वेश्चन। होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।